हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? ओके। तो लास्ट वाले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया बच्चों, वो श्रृंखला अभिक्रिया का थोड़ा सा आगे वाला भाग था। इसी के साथ में हमने नाभिकीय भट्टी को डिस्कस किया। वीडियो आपके हिसाब से उसकी लेंथ थोड़ी छोटी ही रही। आज का वीडियो भी ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, छोटा ही वीडियो होगा। इस वीडियो के अंदर हम नाभिकीय संलयन को पढ़ेंगे। नाभिकीय संलयन अगर आपके बुक की माने तो बहुत बड़ा पॉइंट बना रखा है, लेकिन हम उसे इतना पढ़ेंगे नहीं। रीज़न ये है कि जितनी सारी चीज़ें दे रखी हैं वो सामान्य ज्ञान की दे रखी है। सामान्य ज्ञान का मतलब जो कभी हुआ था कि रशिया में ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, उससे हमारा कोई अभी कोई लेना देना है नहीं। तो उस चीज़ को हम छोड़ते हुए हमें जो पता होना चाहिए नाभिकीय संलयन के बारे में, उस चीज़ को ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आता है वो और जो इम्पोर्टेंट है वो, उसी को डिस्कस करने से हमें फ़ायदा भी है। ठीक है, चलिए तो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में हमारे पास में टाइम होगा तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये क्या होता है? तो ये भी एक नाभिकीय अभिक्रिया ही है, जिससे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होगी। इस अभिक्रिया में क्या होगा? तो ये विखंडन से आप कह सकते हैं थोड़ा सा विपरीत अभिक्रिया है बच्चों। इस अभिक्रिया के अंदर क्या किया जाता है? देखो, विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है। ये विखंडन का बेसिक भाग था। जबकि संलयन में इसका उल्टा होता है, दो हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन संलयन होने के लिए अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप की आवश्यकता है, ये बात भी ध्यान में रखें। हाँ, संलित होने वाले परमाणुओं की संख्या तो बहुत ज़्यादा होनी ही चाहिए, उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होना चाहिए, द्रव्य घनत्व ज़्यादा होना चाहिए, साथ में ताप और दाब और बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तब जाके क्या हो सकता है बच्चों? संलयन हो सकता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रक्रिया के अंदर भी ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होने का कारण एक ही है बच्चों, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति कैसे? जो संलित हो रहे थे, मतलब अभिकारक जो थे, उनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। किससे? जो संलयन के पश्चात जो उत्पाद नाभिक बनता है ना, उससे। तो द्रव्यमान क्षति होगी। द्रव्यमान क्षति होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया था। ठीक है ये बात। चलिए तो हम परिभाषा लिख लेते हैं कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया में कुछ मात्रा में द्रव्यमान क्षति होती है, जो कि नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? नाभिकीय संलयन कहलाएगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। तथा इस प्रक्रिया में अभिकारक नाभिकों का द्रव्यमान संलयन से प्राप्त उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है।
अर्थात इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति होती है, द्रव्यमान क्षति होती है, वह यही द्रव्यमान क्षति, यही द्रव्यमान क्षति किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों? ऊर्जा में, ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। ठीक है, इस तरीके का काम होगा। E बराबर mc² के फॉर्मेट से उस ऊर्जा को क्या किया जा सकता है? परिकलित किया जा भी सकता है। तो ये नाभिकीय संलयन है मोटा मोटा हमारे लिए, तो भाग यही है बच्चों। इसी चीज़ को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, इतना दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन का अगर आप उदाहरण देना चाहें तो आप किस तरीके से दे सकते हैं? तो मैं कुछ ऐसा बोलूँगा कि 1H2 प्लस 1H2 ड्यूटेरियम मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। 2He4 का अगर निर्माण करें, हो सकता है देखो 2 आ गया, 4 आ गया। ठीक, इसमें एक गामा पार्टिकल और कुछ मात्रा में क्या उत्पन्न होगी? ऊर्जा मुक्त होगी। और ये जो क्यू मान की ऊर्जा है वो क्यों आई? तो हम बोलते हैं कि इन अभिकारकों का द्रव्यमान ज़्यादा है किससे? उत्पाद नाभिक से। गामा पार्टिकल तो वैसे भी द्रव्यमान रहित होता है, तो हम इसके लिए कोई काम करेंगे नहीं बच्चों। तो ये बात समझ में आई। तो ये नाभिकीय संलयन है। अब नाभिकीय संलयन का उपयोग होता कहाँ है? तो पहली बात, हम जिस नाभिकीय संलयन की बात कर रहे हैं वो ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना। वह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जिसके अंदर उच्च ताप एवं उच्च दाब पर दो हल्के नाभिकों को इतना पास में ला दिया जाता है कि वो एक दूसरे की नाभिकीय परास के अंदर आ जाएं, तो ये प्रक्रिया आती है बच्चों ताप नाभिकीय संलयन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ये थोड़ा सा मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। देखिए, ये नाभिकीय संलयन जो है इसको होने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता है। और ये ताप अगर हम बुक की माने तो कुछ किताबों के अंदर 10⁸ केल्विन दे रखा है, कुछ बुक्स में 10⁹ केल्विन ताप दे रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतना ताप होगा तब जाके नाभिकीय संलयन हो पाएगा। तो क्या हम प्रकृति में इतना ताप प्राप्त कर पाएंगे? सामान्य रूप से आंसर है नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये कैसे किया जाता है? तो आप ध्यान में रखिए, नाभिकीय संलयन को करने से पहले, जब पहली बार नाभिकीय संलयन और हाइड्रोजन बम का उपयोग किया गया था, बनाया गया था, तो इसके लिए पहले परमाणु बम का विस्फोट करना पड़ता है। वो परमाणु बम के विस्फोट से इतनी अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, इतना ताप बढ़ जाता है कि उस ताप का उपयोग हम किस में करते हैं? नाभिकीय संलयन में करते हैं। फिर हम नाभिकीय संलयन करते हैं और मिलाते हैं चीज़ों को और एक नया नाभिक बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऊर्जा बहुत मात्रा में मुक्त होती है, ये बात ध्यान में रखिए। चलिए, अब ये परमाणु की नाभिक के परास में आने का मतलब क्या है बच्चों? देखो, जब भी कोई परमाणु गति कर रहा होता है तो क्या होगा? तो हम बोलते हैं ये नाभिक, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे, ऐसा। ठीक, ऐसे ही दूसरा नाभिक और इसके चारों ओर भी क्या कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे। ठीक, हमें इन दोनों को टकरा करके इतना पास में लेकर के आना है कि ये एक दूसरे की नाभिकीय परास के अंदर आ जाएं। इतना पास में लेकर के आना है। इसके लिए हमें उच्च ताप की भी आवश्यकता है और उच्च दाब की भी आवश्यकता है। पदार्थ इस कंडीशन में प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है, अर्ध गैस और द्रव्य कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात है बच्चों, जब जाकर के ही ताप नाभिकीय संलयन कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, ताप आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, दाब आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, पदार्थ की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए, मतलब द्रव्य घनत्व अत्यधिक होना चाहिए, तब जाकर के हम क्या कर पाते हैं? नाभिकीय संलयन कर पाते हैं। ठीक, हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो ताप नाभिकीय संलयन ही होगा। तो मैं उसके लिए एक बार और लिख देता हूँ, आप इस चीज़ को उतार लीजिए। एक बार इसे उतारें, उसके बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी से उतारो इसे।
हो गया, डन। चलिए देखिए, जब आप ताप देते हैं ना किसी पदार्थ को, तो पदार्थ के जो कण हैं वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होंगे और उनके पास में खुद की अच्छी खासी यादृच्छिक ऊर्जा होगी, ठीक है, और वो उस यादृच्छिक ऊर्जा और यादृच्छिक गति करते रहेंगे। ऐसी मुक्त गति करते हुए जब एक पदार्थ का अणु दूसरे पदार्थ के अणु से, उसी पदार्थ के अणु से टकराता है तो बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं और हम कहते हैं कि वो एक दूसरे की नाभि के परास में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये गति नाभि के परास में लाने के लिए हमने क्या किया, उनका ताप बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम लिखते हैं उच्च ताप, उच्च ताप, और कितना, 10 की घात 8 से 10 की घात 9 केल्विन ताप, ठीक है, पर पदार्थ के अणुओं को इतना पास लाया जाता है कि वे एक दूसरे की नाभिकीय परास में आ जाते हैं। देखिए, क्योंकि नाभि के पास में आना जरूरी भी है। होता क्या है, जब वो पास आएंगे तो नाभि पास आएंगे तो नाभि के पास में धनावेश होगा और एक धनावेश दूसरे धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा और आपको इस प्रतिकर्षण बल को कम करते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा पास में लेकर के आना है। तो आपको ताप बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, पास में आ जाते हैं। अथवा यादृच्छिक गति करते हुए अत्यधिक गतिज ऊर्जा से एक दूसरे से टकराकर संलयित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। यही ताप नाभिकीय संलयन है। यही ताप नाभिकीय संलयन है। अब बच्चों, ये ताप नाभिकीय संलयन हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं कि जब हम सन की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य में बच्चों ताप नाभिकीय संलयन ही होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। वहाँ पर हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं और ये जो संलयन अभिक्रिया है उसी के कारण सूर्य हमें जो है ऊर्जा देता जा रहा है, पता नहीं कितने खरबों वर्षों से। किताब में लिखा हुआ है 4.5 × 10⁸ वर्षों से हमें वो ऊर्जा देता हुआ आ रहा है। तो वो देखी जाएगी, वो जब से भी देता हुआ आ रहा है। लेकिन ये शुरुआत में एक दिक्कत थी कि सूर्य इतनी ऊर्जा कैसे दिया जा रहा है। लोगों ने कुछ ने ये भी सोचा कि शायद नाभिकीय विखंडन, वहाँ पे यूरेनियम का विखंडन हो रहा है इसलिए ऊर्जा दे रहा है। फिर आगे और खोज हुई तो पता चला कि कार्बन नाइट्रोजन साइकिल के कारण सूर्य ऊर्जा दे रहा है। और फिर बाद में बेथे ने बताया, एक वैज्ञानिक हुए बेथे, उन्होंने बताया कि नहीं, वहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है। सूर्य के पास में प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है और वो ताप नाभिकीय संलयन के अंदर आती है। देखिए, 2 साइकिल चलती है। एक होता है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, जिसके अंतर्गत भी ये भी नाभिकीय संलयन की ही प्रक्रिया है, और एक चलती है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, पीपी चक्र, ठीक है। ये भी ताप नाभिकीय संलयन का ही भाग है। सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो पीपी अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के तहत हमें प्राप्त होती है। इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, तो वो आपको ध्यान में भी रखनी पड़ेगी, ये बात ध्यान में रखें। तो जल्दी से इसको उतारो, फिर मैं वो इक्वेशन लिख रहा हूँ और उस चीज़ को गांठ ही बांध लेना, वो आपको वैसा का वैसा उतारना है। और ये लिख लीजिएगा, सूर्य द्वारा ऊर्जा का
उत्पादन, ताप नाभिकीय संलयन ही है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य हमें ऊर्जा दे रहा है। अगर आप नाभिकीय संलयन भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डिफाइन करते हैं कि कौन सा नाभिकीय संलयन है तो और भी बढ़िया। जल्दी से उतारो इस चीज़ को। फिर मैं इक्वेशन लिखता हूँ प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की, जिसके तहत सूर्य से हमें क्या प्राप्त हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। जल्दी से उतारे इसे। ओके, आधे से ज़्यादा बच्चों ने तो मेरे साथ में उतारना है ना। तो अब इम्पोर्टेंट डाल करके लिख लीजिए प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, और जैसा मैं आपको याद करवा रहा हूं वैसा ही याद करें, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, पी चक्र। देखिए इसमें क्या होता है, कुल मिलाकर के 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं और कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब उसे कैसे समझाया गया है वो समझिए। तो होता क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक देखिएगा, हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक 1H1 है। जब 1H1 से अभिक्रिया करता है बच्चों तो ये बनाता है 1H2 ड्यूटेरियम। और अब यहाँ पर अगर आप मैच करेंगे तो द्रव्यमान संख्या तो मैच हो रही है, 2 हो गई, लेकिन ये 1+1 यहाँ पे 2 होना चाहिए परमाणु क्रमांक, जबकि है 1 ही, ठीक। तो एक परमाणु क्रमांक जो है वो दिक्कत दे रहा है, तो वो कहाँ से आया, तो हमने बोला बीटा पार्टिकल मुक्त हो रहा है, बीटा प्लस, ठीक है। बीटा प्लस मतलब एक परमाणु क्रमांक आ गया, द्रव्यमान संख्या 0 हो गई, ठीक है। चलिए तो इसका एक और इसका एक मिलकर के 2 हो गए क्या। चलिए जब भी बीटा प्लस होता है तो न्यूट्रिनो पार्टिकल बाहर निकलता है, ये ध्यान रखना, ये न्यूट्रिनो है, ये क्या है, न्यूट्रिनो है, मैं लिख देता हूं। और इसी के साथ में कुछ मात्रा में क्या, ऊर्जा भी मुक्त होती है। बुक में ऊर्जा की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें वो ऊर्जा की वैल्यू एंड तक याद रहे या एग्जाम टाइम में भी एग्जैक्ट याद रहे, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो हम क्या लिख देते हैं, वहाँ पे ऊर्जा लिख देते हैं कि ऊर्जा भी मुक्त हो रही है। चलिए फिर जैसे ही पॉजिट्रॉन बनता है, ये पॉजिट्रॉन ही तो हुआ, तो एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलता है और एक दूसरे को नलीफाई करते हैं, और इस केस में आपको पता हो तो गामा पार्टिकल बाहर निकलते हैं, 2 गामा पार्टिकल और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर निकलती है, ठीक है। ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा हमेशा से याद रहेगी आपको, क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, शून्यीकरण, एनहिलेशन, ठीक है, इसलिए इसकी याद भी रहती है। नहीं याद है तो फिर आप ऊर्जा लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हो गया। फिर इसके बाद में ये जो 1H2 है बच्चों, ड्यूटेरियम, वापस से हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है और बनाता है 2He3। देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3 हो गया पूरा। इस अभिक्रिया में गामा पार्टिकल भी बाहर निकलता है और कुछ मात्रा में क्या प्राप्त होती है बच्चों, ऊर्जा। हीलियम प्राप्त हो चुका है, लेकिन ये हीलियम उतना स्थायी है नहीं, ठीक है। तो अब होगा क्या, इस हीलियम से वास्तविक हीलियम 2He4 की प्राप्ति होगी। तो हम बोलते हैं जब 2He3 वापस से 2He3 से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा बच्चों, हमें 2He4 की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पे तो एक ही 2He3 बना है, और आप बोले हो कि एक 2He3 वापस से 2He3 से अभिक्रिया करना चाहिए, इसका मतलब कितने 2He3 होने चाहिए, 2 2He3 होने चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक। तो हम बोलते हैं, समझना इस चीज़ को, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर क्या, 3, ठीक। उपरोक्त तीनों समीकरण 2 बार पूर्ण होने पर, समझिएगा, उपरोक्त तीनों समीकरण 2 बार पूर्ण होने पर
हमें 2 2He3 की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया, ये सारे के सारे, ये भी 2 बार होगी, ये भी 2 बार होगी, ये भी 2 बार होगी। उससे क्या होगा, हमें 2He3 2 मिल जाएंगे। ठीक, अब ये 2He3 वापस से अब विक्रिया कर रहे हैं एक दूसरे से, 2 मिल गए और अब वो दोनों 2He3 अब विक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा वो समझिए। जैसे ये विक्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे 2He4। 2He4। अब थोड़ा सा गौर करो, चारों निश्चित है, यहाँ पे 2 ही आए, तो मतलब परमाणु क्रमांक में 2 की दिक्कत चल रही है। 3 3 6, यहाँ पे आ रहे हैं 4। द्रव्यमान संख्या में भी 2 की दिक्कत है और परमाणु क्रमांक में भी 2 की दिक्कत है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 हाइड्रोजन निकाल दो 1H1 वाले। ठीक है, और उसको 2 से गुणा कर दो, तो परमाणु क्रमांक भी 2 हो गए और हाइड्रोजन भी 2 हो गए। बात समझ में आई। और इसी अभिक्रिया में क्या मुक्त हुई, कुछ मात्रा में क्या, ऊर्जा, फाइनली। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है क्या। तो फाइनली हम देखेंगे कि ये हाइड्रोजन मिलकर के अंततः बना क्या रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। तो अगर मैं इन संपूर्ण इक्वेशंस को एक साथ लिखूं, ठीक है, समीकरण नंबर 1 2 3 तथा 4 को एक साथ सम्मिलित करने पर या एक ही समीकरण मानने पर, समझना है इस चीज को, समीकरण 1, 2 3 तथा 4 को एक ही समीकरण से लिखने पर देखिए क्या होगा। तो ये सारे 2 से गुणा है और ये एक बार ही आ रहा है, ऐसा ही है। चलिए, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉमन है उसको तो आप काट सकते हो, ये बात ध्यान में रखना। चलिए, तो अब समझना इस चीज को। मैं बोल रहा हूँ 1H1 1H1 और 1H1, इसके अलावा और कहीं 1H1 है, आंसर है नहीं है। तो ये वाली इक्वेशन अभी उतार मत लेना मेरे साथ में, मैं इसे मिटाऊंगा, इसे सही करूंगा। ठीक है, तो ये 1H1 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 3 यहाँ पर, और इन सभी को कितनी बार गुणा किया है, 2 बार। तो 3 तो ये 2 से गुणा करने पर हो गए कितने 1H1, 6 1H1 हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। तुम लिखा 6 हाइड्रोजन। ठीक है, फिर कितने बीटा पार्टिकल है इधर, तो बीटा प्लस, ये एक ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने बोला 2 बीटा प्लस है इस तरफ, 2 बीटा प्लस, और 2 से गुणा करने पर ये 2 बीटा माइनस भी हो गए, 2 बीटा माइनस। ठीक है, और देखो 1H2, ये एक दिखाई दे रहा है लेकिन किससे गुणा होगा, 2 से गुणा होगा, तो ये हो जाएंगे कितने 2 1H2, इस तरफ लिख देते हैं 2 1H2। ठीक है, और ये यहाँ पर कितने 2He3 कितने 2 बार आ रहे हैं क्या, प्लस 2 × 2He3, ऐसा ही है क्या, बताओ कोई चीज़ छोड़ दी क्या, मेरे हिसाब से नहीं छोड़ी। और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं वो देखो 1H2 किससे गुणा, और ये पूरे समीकरण 2 से गुणा हो रहा है, तो 1H2 कितनी बार आया, 2 बार आया। और कहीं दिख रहा है क्या 1H2, नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मैंने बोला 2 1H2। ठीक, यही तो है, ये 2 से गुणा है ना। फिर बीटा देखो, बीटा प्लस ये इसी जगह है, और ये समीकरण किससे गुणा है, 2 से गुणा है, तो कितने बीटा प्लस हुए, 2 बीटा प्लस हुए। ठीक है, फिर देखो न्यूट्रिनो यहाँ पर ही है, और कहीं न्यूट्रिनो है नहीं है, और किससे गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है, तो कितने न्यूट्रिनो, 2 न्यूट्रिनो। गामा 1 2 3 और किससे गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहे थे समीकरण, इसलिए 6 गामा प्लस 6 गामा। फिर 2He3 किससे गुणा हो रहा है, ये तीनों समीकरण 2 से गुणा हो रहे हैं, तो 2He3 भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो प्लस 2He3 2 बार आया। ठीक है, इधर देखो ये तो एक बार ही था, ये इक्वेशन ऐसे कैसे लिख दो, प्लस सॉरी ये तो एक बार ही आया, 2He4 प्लस 2
1H1 और ये सभी में ऊर्जा आ रही है, तो यहाँ पर अपन ने और लिख दिया एनर्जी। ये उतारनी नहीं है बच्चों, आपको ये उतारनी नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो कॉमन टर्म है उसको काटना चालू करो। तो हमने बोला 2 बीटा प्लस इधर भी है, 2 बीटा प्लस इधर भी है, कैंसिल। ठीक, बीटा माइनस इस तरफ नहीं है तो ये बीटा माइनस इधर ही रह जाएगा। 1H2 यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी ये 2 है, कैंसिल। 2He3 यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ये भी कैंसिल। ठीक, फिर 1H1 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 6 है, तो रिमेनिंग यहाँ पे कितने बचेंगे? 4 1H1। तो जब मैं इस पूरी चीज को एक साथ देखता हूं तो मेरे को मिलते हैं 4 1H1। ठीक है, और क्या मिल रहा है इस तरफ? आप देखेंगे 2 बीटा पार्टिकल भी है, 2 बीटा माइनस को मैं 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन ही होता है बच्चों। ठीक, इस तरफ देखो रिएक्शन करके क्या मिल रहा है, तो हमने बोला कि एक तो हीलियम मिल रहा है 2He4, और क्या मिल रहा है? तो 2 न्यूट्रिनो, 6 गामा और ऊर्जा। ये ऊर्जा कितनी है यहाँ पर? तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इस ऊर्जा का मान आता है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप ये इक्वेशन याद रख सकते हैं, ये इक्वेशन बहुत ही कारगर है। ठीक है, हम चाहें तो इसे और चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे द्रव्यमान क्षति को परमाणु द्रव्यमान से निकालते हैं तो मैं बोलता कि ये सारे के सारे नाभिक के पदों में ये हीलियम नाभिक है, ये हाइड्रोजन का नाभिक है। ठीक है, हाइड्रोजन के नाभिक के पास में एक प्रोटॉन होता है, और अगर परमाणु के पास में देखूं तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके पास में 4 प्रोटॉन तो हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं तो फिर ये हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा? परमाणु बन जाएगा। तो हमने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन तो है, 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाएं, ठीक है, दोनों तरफ क्या क्या जोड़ दिए जाएं? 2-2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाएं, तो ये तो बन जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु और ये बन जाएगा हीलियम का परमाणु। क्यों? क्योंकि हीलियम के परमाणु के पास में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो ये हाइड्रोजन का परमाणु हो जाएगा, ये हीलियम का परमाणु हो जाएगा। अगर हम इसे किस में लिखें? परमाणु द्रव्यमान में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अदरवाइज आप इतना करके भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये प्रोटॉन साइकिल ऐसी ही है। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली मैंने उतारी ना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, ये नहीं लिखना है आपको, सिर्फ वो करने के बाद में ये लिखना है, इस चीज को उतारना है। जल्दी से उतारो, ये इंपॉर्टेंट था बच्चों। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल पूछी जाती नहीं है, हमारे कोर्स में दी हुई भी नहीं है, इसलिए मैं कराऊंगा नहीं। आप चाहते हैं तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे अपलोड कर दूंगा, लेकिन है नहीं बच्चों वो कोर्स के अंदर, ना CBSE में है ना RBSE में है, तो फिर कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, अभी तो इसे उतार लीजिए। सूर्य के अंदर यही संलयन होता है, लेकिन जो सूर्य से भी बड़े स्टार्स हैं उनके अंदर कार्बन नाइट्रोजन साइकिल होती है बच्चों, उसके संलयन के तहत ही वहाँ पर ऊर्जा बनती है, ये ध्यान में रखना। अब अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि नाभिकीय संलयन से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है या नाभिकीय विखंडन से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, मतलब यूरेनियम नाभिक का विखंडन कराओ, 1 किलो यूरेनियम नाभिक का विखंडन कराओ और 1 किलो हाइड्रोजन का संलयन कराओ, ठीक है, किससे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होगी? या फिर 1 किलो यूरेनियम का विखंडन कराओ और 1 किलो ड्यूटेरियम का संलयन कराओ, ड्यूटेरियम का संलयन करवा रहा हूँ मैं, किससे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होगी? तो आप क्या बोलोगे? आप देखो, आप सोचोगे, क्या सोचोगे मैं बता देता हूँ। आप बोलोगे कि सर आपने जब विखंडन बताया था तो यहाँ पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा था ऊर्जा में, आप संलयन करें तो यहाँ पे 26.7 ही है। तो फिर आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों? आपका आंसर बनेगा विखंडन से ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये सामान्य बात है, ठीक है, लेकिन बच्चों ये सत्य नहीं है।
जब हम तुलना करते हैं 1 किलो हाइड्रोजन को या 1 किलो ड्यूटेरियम का संलयन और 1 किलो यूरेनियम का विखंडन करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि ड्यूटेरियम के संलयन से लगभग 4 गुना ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किससे? यूरेनियम के विखंडन से। ये बात ध्यान रखना, संलयन से ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। संलयन अधिक विनाशकारी है किसकी तुलना में? विखंडन की तुलना में। ध्यान में रखिएगा, आपस से समझ लीजिए, संलयन जो है वो विखंडन की तुलना में अधिक हानिकारक है, उससे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किससे? संलयन से। नाभिक के संलयन से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, अब इतना ही है, इससे ज़्यादा अपन आगे इसमें डिस्कस करेंगे तो लॉजिक लेस है अपने लिए, इससे ज़्यादा डिस्कस करना भी नहीं चाहिए इस पॉइंट को। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों हम, और आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। देखिए क्वेश्चंस, हाँ भाई, पहला सवाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला सवाल है जिंक 64 की त्रिज्या लगभग है। देखो क्या दे रखा है, जिंक 64, और आपको त्रिज्या निकालनी है। तो हमने बोला जिंक 64 मतलब ए का मान कितना है? 64 है। तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू R0 a⁻⁴ 1/3। ऐसा ही लिखूं, R0 की वैल्यू कितनी? 1.2 इंटू 10⁻⁻15 और a की पावर कितनी? 64 और उसकी पावर 1/3। ये 4 का क्यूब है क्या? 4 चौक 16, 16 चौक 64, बिल्कुल। तो मैं लिखूंगा ये 4 का क्यूब है और यहाँ पर 1/3 और लग रहा है। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 4 रह जाएगा। और 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 चौक 48, 4.8 गुणा 10 की घात -15, मतलब 4.8 फर्मी मीटर। ये त्रिज्या है किसकी? जिंक की। ये पहला सवाल था आपका, ठीक है। देखिए 4.8 फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए अगला देखिए, लिथियम 7 समस्थानिक का द्रव्यमान। दूसरे नंबर का सवाल है भाई, लिथियम 7 समस्थानिक का द्रव्यमान जितना दिया हुआ है उतना है, और हाइड्रोजन परमाणु तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। देखो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान सामान्यतः एक ही माना जाता है, सामान्यतः बोल रहा हूँ। जबकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान द्रव्यमानहीन मान के चलते हैं। द्रव्यमानहीन मतलब कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो उसे जोड़ो चाहे ना जोड़ो, कैलकुलेशन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान को कई बार प्रोटॉन का द्रव्यमान मान करके भी काम करते हैं। चलिए, तो दिया हुआ है वो देख लीजिएगा, और द्रव्यमान दिए हुए हैं। बोल रहा है कि लिथियम नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। निकाली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान क्षति निकालो और फिर उसको 9 से 31 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा ही करें। चलिए, तो दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में वास्तविकता के अंदर ही लिथियम का द्रव्यमान कैपिटल M कितना है? 7.016005। बहुत ज़्यादा दे रखा है, बहुत ज़्यादा मतलब आगे तक यूनिट बहुत ज़्यादा है U। और हाइड्रोजन परमाणु मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान मान रहा हूँ मैं MP का मान 1.00782, ठीक है। और आगे और दे रखा है 5। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0086665, ठीक है। इतना दिया हुआ है, निकाले भाई। तो ये ध्यान में रखिए, लिथियम ऐसा लिखा हुआ है और जैसा लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले द्रव्यमान क्षति की बात करता हूँ। द्रव्यमान क्षति क्या होती है? Z इंटू MP प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस Z इंटू MN और माइनस वास्तविक द्रव्यमान, यही तो होता है। Z इंटू MP, देखो Z इंटू MP, Z का मान कितना है? 3 है, और इसका मान कितना है? 1.00785 प्लस A माइनस Z, A कितना है? 7, 7 में से 3 गए तो कितना है? 4, प्लस 4 गुणा
1.008665, यही तो था न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। माइनस m वास्तविक द्रव्यमान 7.016005। चलो अब ये कैलकुलेशन बनती है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन ही है बच्चों, अगर न्यूमेरिकल में देखोगे तो कैलकुलेशन ही है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा इस चैप्टर के। एक आध करवा दूं तो करवा दूं। 825 ये आ रहा है 3.1007.825, ये वाला ऊपर वाला, एंड 4 इंटू 1.008665 आ रहा है 4.03466, और इसमें अब ऐड कर दिया जाए कितना 3.1007825, ठीक है, और इसमें माइनस कितना किया जाए ये 7.016005, तो द्रव्यमान शक्ति आ रही है 0.119437 अभी इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन है बच्चों। और अगर मैं इसे ऊर्जा निकालूं तो मैं डेल एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं और उसकी जगह क्या लिखे 931 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यूनिट में है द्रव्यमान, तो मैं लिखूंगा 0.119437 गुणा 931, और ये किस में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आ जाएगी, गुणा 931 111.19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा। ओ ये तो प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत बड़ी गलती करी है क्या अपन ने? इतनी तो आ ही नहीं रही है इसकी बंधन ऊर्जा, जबकि आनी तो चाहिए। द्रव्यमान क्षति कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या इसके अंदर? देखते हैं एक बार के लिए, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। या मैंने लिखने में कोई गलती करी हो। चलिए 1.007825 मल्टीप्लाइड विथ 3, हाँ बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये कैसे कर दिया मैंने? ये इतना है बच्चों 0.23475, बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो। और उसमें ऐड करो इसको 4.03466 को, और माइनस करो इसको 7.016005। ओह बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो अपने आप ही कम हो जानी। देखिए तो ये आ रहा है 0.04213, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करें 931 से तो ये आ रहा है 39.22। कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर मैच कीजिएगा, मैच हो रहा है 39.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अब कैलकुलेटर से उतारने में दिक्कत कर दी मैंने। ओके देखिए अब तीसरा सवाल देखें। तीसरा सवाल, यदि किसी समय किसी रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श में
1.024 इंटू 10⁻20 सक्रिय परमाणु है, तो 8 अर्धायु काल के बाद शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों सक्रिय परमाणुओं की संख्या जो मैं बता रहा हूं ना वही याद रख लो। सक्रिय परमाणुओं की संख्या होती है n और वो होती है n0 डिवाइडेड बाय 2n, और विघटित परमाणुओं की संख्या n0 में से इसको घटा दीजिएगा। ठीक है, ये सक्रिय है, विघटित कितने होंगे, n0 में से n को घटा दीजिएगा। n को घटाओगे मतलब n0 डिवाइडेड बाय 2n को घटाना है। तो अभी तो अपन को सक्रिय निकालना है। कितने अर्धायु काल बाद में, 8 अर्धायु काल बाद में प्रारंभिक सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी थी, 1.024 इंटू 10⁻20 इतनी थी। ये n0 है प्रारंभिक। ठीक है, तो हमने बोला जब हम ये काम करते हैं इससे सिंपल तरीका नहीं मिलेगा। 1.024 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाई 2⁸। 2⁸ कितना होता है, 256। तो हमने लिखा, इसको मैं अगर लिखूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1024 गुणा 10⁻17 लिख सकते हैं, बटे 256। 256 को और 1024 को अगर आप मैच करोगे तो 256 को 2 से गुणा करेंगे तो 512। 512 का 10 दुगना होता है 1024। ठीक है, तो हम कहेंगे 4 बार जाएगा विभाग, देख लेना जाएगा बच्चों, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए तो ये कितना आ गया, 4 गुणा 10⁻17 सक्रिय नाभिक बचेंगे। कितने, 8 अर्धायु काल बाद में। देखिए कितना, 4 गुणा 10⁻17 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है। ऑलराइट, अगला देखिए 14th नंबर का क्वेश्चन पढ़ें जल्दी से। सॉरी 14th नहीं, 4th नंबर का। 14th कहाँ गया भैया, वो वैल्यू देख करके मैं थोड़ा चूक कर गया। देखिए, लकड़ी के किसी पुरातन प्रतिदर्श में कार्बन 14 की सक्रियता 10 विघटन प्रति सेकंड है। प्रारंभिक नहीं, जब हमने देखा तब, जब हमने देखा तो किसी समय टी पर सक्रियता कितनी है, 10 विघटन पर सेकंड है। तो 10 बैकरल लिख देता हूं। विघटन पर सेकंड क्या होता है, बैकरल होता है। जबकि लकड़ी के ताजे प्रतिदर्श में सक्रियता कितनी थी, ताजे मतलब जब पहले वो शुरुआत से जब चालू हुआ होगा, 14.14 विघटन प्रति सेकंड प्रति ग्राम पाई गई, R0 की वैल्यू। और R0 हमेशा R से ज़्यादा होगा। 14.14 विघटन पर सेकंड ही तो मतलब बैकरल ही है ना, पाई गई। यदि कार्बन 14 का अर्ध आयु काल कितना दे रखा है, अर्धायु काल। अर्धायु काल को हम लिखते हैं कैपिटल T। कितना बच्चों, 5800 है, 5700 है, 100 वर्ष है। तो वो लकड़ी कितनी पुरानी है, यही तो पूछ रहा है। प्रतिदर्श की आयु, जो लकड़ी थी उसकी आयु क्या होगी। तो हमने बोला एक फॉर्मेट यहाँ पर भी है, क्या भाई, R = R0, समझना इस चीज़ को, R = R0 e⁻⁻t। ये R का भी है, ये N का भी ऐसा ही। अगर ऐसा है तो फिर मैं R के लिए ये भी तो फॉर्मूला लिख सकता हूँ, R0 डिवाइडेड बाय 2n लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। R की वैल्यू 10, R0 की वैल्यू 14.4 बटे 2n, इसको नीचे ले जाओ तो ये हुआ, या तो 2n को लिखना हो, 2n = ये 10 का भाग लगाओ, तो 14.14 में 10 का भाग लगाओगे तो 1.414 आएगा बच्चों। 1.414 मतलब √2, मतलब 2 की घात कितना, 1/2। इसका मतलब स्मॉल n का मान कितना, 1/2। आधे अर्ध आयु काल बाद, कितने अर्धायु काल बाद, आधे अर्धायु काल बाद। कितने नंबर का है, 4th नंबर का है। ठीक है, तो अर्धायु कालों की संख्या इतनी। एक फॉर्मूला ध्यान में रखना, समय बराबर स्मॉल n इंटू कैपिटल T। ये मैंने आपको उस समय बताया था कि ये फॉर्मूला और इस तरीके का फॉर्मूला, ये दोनों एक साथ यूटिलाइज होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। कैपिटल T हमेशा अर्धायु काल होगा, स्मॉल n अर्धायु कालों की संख्या होगी, और जितने समय की वो बात कर रहा है वो स्मॉल t होगा।
ठीक है, तो स्मॉल टी ज्ञात करना है, कैपिटल टी दिया हुआ है, स्मॉल एन 1/2 गुणा 5700 कितना होगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 8 5 0, इतने वर्ष लग जाएंगे। इतना वर्ष पुराना है वो प्रतिदिन, 2850 साल पुराना है वो। ठीक है, तो आंसर देखो 2850, ए ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, पता चला। चलिए 5वां सवाल, यूरेनियम 238 के अंततः स्थायी नाभिक Pb 206 में शहीद होने के प्रक्रम में उत्सर्जित अल्फा तथा बीटा कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये सवाल आपके कोर्स में तो है नहीं, किसी तरीके से नहीं है, ना तो ये सवाल था, ना ही ये जो है वो सवाल है, लेकिन सवाल बहुत प्यारा है। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल पैटर्न बताता हूं जिससे इस तरीके के सवाल हो करके ही रहेंगे। यूरेनियम 238 है, और इसको कन्वर्ट किस में करवा रहे हैं वो, Pb 206 में, परमाणु क्रमांक देखो 82। तो पूछ रहा है कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितने अल्फा और बीटा चाहिए, ऐसे ही तो पूछ रहा। चलिए, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बीटा में किसी प्रकार की द्रव्यमान संख्या का लॉस नहीं होता, द्रव्यमान संख्या वैसी की वैसी रहती है, जबकि अल्फा जो होता है ना बच्चों, उसमें द्रव्यमान संख्या भी घटती है। तो ये जो द्रव्यमान संख्या यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, ये सिर्फ अल्फा के कारण ही पहुँच सकती है, बीटा का इसमें कोई रोल नहीं होता। बात समझ में आई। चलिए, तो आप क्या करें, इससे अल्फा निकालते जाओ। पहला अल्फा निकाला तो यहाँ से 2 कम करोगे तो ये 90, ठीक, और ये कितना 234, मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ x, है ना, x1। फिर दूसरा अल्फा कितना 230, ठीक, और यहाँ पर कितना 88, डन। फिर तीसरा अल्फा, ये एक तरीका है सिर्फ और सिर्फ, क्या 226 और 86। फिर चौथा अल्फा कितना होगा 222, रे भगवान कब तक करता रहूँगा मैं, और 84। फिर देखो 5वां अल्फा 222 से कितने पे आएगा, ये 218 पे आएगा, बहुत ज़्यादा जाने वाला है, और ये आएगा 82। फिर छठा अल्फा है ना, 4 कम करो 214 x, और ये हो गया 80। फिर अगला अल्फा जो भी आ रहा है, 4 कम करो 210 और 78, ठीक है। फिर लास्ट अल्फा, इसमें से 4 कम करो 206, और ये हो गया 76। इतने अल्फा से तो ये 206 पे पहुंचा। अब 76 हो गया परमाणु क्रमांक, यहाँ पे 82 था, तो परमाणु क्रमांक को बढ़ाना है, मतलब बीटा शेयर। जितनी बार बीटा शेयर करोगे उतनी बार परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा। तो हमने बोला अब बीटा पे आओ, तो बीटा किया तो ये x हुआ 206 तो आ ही गया, अब ये 76 से हो गया 77। फिर वापस से आओ 78, फिर वापस से आओ 79 89, फिर वापस से आओ भाई, यहाँ से तक जाना है 80, फिर बेटा 81, और फिर बेटा 82। ये बात समझ में आई क्या? द्रव्यमान संख्या तो समान रहेगी, बस वो बढ़ता जाएगा। तो आपने कितने अल्फा यूज किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फा, 1 2 3 4 5 और 6 बीटा। 8 अल्फा और 6 बीटा की आवश्यकता है। अब ये और कैसे निकालेंगे वो समझिए। ये तो एक तरीका है, आप ऐसे बार बार लिखते जाओ। दूसरा तरीका क्या है वो समझिए। तो हम सबसे पहले हमेशा द्रव्यमान संख्या पर गौर करते हैं। तो हमने बोला द्रव्यमान संख्या में अंतर डेल ए
कितना था 238 में 206 को घटाओ, कितना आएगा, 8 में से 6 गए 2, 3 में से 0 गया तो 3, बस इतना ही, तो 32। ठीक, अब 32 अगर द्रव्यमान संख्या है, मतलब अंतर आ रहा है, तो कितने अल्फा चाहिएंगे, तो हमने लिखा 4 द्रव्यमान संख्या से 1 अल्फा है, संख्या बराबर 1 अल्फा। ठीक है, तो फिर एक द्रव्यमान संख्या के लिए 1/4 अल्फा, तो फिर 32 द्रव्यमान संख्या चेंज होने के लिए इसे 32 से गुणा कर दो, 32 गुणा 1/4, इसका मतलब कितना हुआ 8 अल्फा। 8 अल्फा तो चाहिएंगे, ये पता चल गया, 4 का भाग लगाना था कुल मिला करके। ठीक है, तो 8 अल्फा पता चल गए। अब 8 अल्फा निकालने पर परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परमाणु क्रमांक देखो, तो हमने बोला 8 दूनी 16 करो, 16 कम हो जाएगा, तो 92 में से 16 को कम किया, 8 दूनी 16, इतने परमाणु क्रमांक भी कम होगा। चलो 12 में से 6 गए 6 ही आएगा, और 8 में से 1 गया 76। ठीक है, तो अब इतना परमाणु क्रमांक हो गया अल्फा के कारण। ठीक है, द्रव्यमान संख्या तो 206 आ गई और परमाणु क्रमांक इतना। अब परमाणु क्रमांक में जितना अंतर होगा उतना ही बीटा क्षय होगा, क्योंकि बीटा क्षय में हर बार उतना ही परमाणु क्रमांक ऐड होता है। तो हमने बोला परमाणु क्रमांक डेल जेड, और वही बीटा की वैल्यू, यही बात ध्यान में रखना। तो हमने बोला 82 में से किसको 76 को घटाओ, कितना आएगा 6 आएगा, 6 बीटा की रिक्वायरमेंट। तो परमाणु क्रमांक से जो वैल्यू आएगी अंतर से, वो तो बीटा की वैल्यू, द्रव्यमान संख्या से जो वैल्यू आएगी वो हमेशा अल्फा की वैल्यू, ये ध्यान में रख लो। ठीक है, द्रव्यमान संख्या पहले अंतर निकालो और 4 का भाग लगाओ, उतने अल्फा। फिर उसे परमाणु क्रमांक देखो कि फाइनल परमाणु क्रमांक कितना बन रहा है, वो परमाणु क्रमांक और जितना उसे चाहिए परमाणु क्रमांक उसका अंतर निकाल लो, वो अंतर आएगा बीटा की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। चलिए आगे देखें, छठा सवाल मैं करवा चुका हूं आपको याद हो तो, ये मैंने करवाया था। अगला देखें, 2 प्रोटॉन परस्पर 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे गए हैं। 10 एंगस्ट्रॉम एक अच्छी खासी दूरी है बच्चों। तो नाभिकीय बल Fn तथा स्थिर वैद्युत बल Fe है, अतः अब क्या होगा, वो संबंध पूछ रहा है। तो अब गौर कीजिए, 10 एंगस्ट्रॉम ये नाभिकीय दूरी है या फिर परमाणुीय दूरी है, पहले तो ये सोचो, नाभिकीय दूरी है या फिर परमाणुीय दूरी है। नाभिकीय दूरी बच्चों 10 की घात -15 में होती है, जबकि परमाणुीय दूरी 10 की घात -10 में होती है। तो आपको पता चलेगा ये दूरी एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, परमाणुीय दूरी है, और परमाणुीय दूरी में नाभिकीय बल जो है वो न्यूनतम हो जाता है, अत्यल्प हो जाता है, नगण्य होता है। नाभिकीय बल की परास बहुत कम होती है, हालांकि बहुत शक्तिशाली होता है, नाभिकीय बल बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन इसकी परास बहुत कम होती है, ये सिर्फ नाभिक तक सीमित है। ठीक है, चलिए तो हम बोलेंगे ये नाभिकीय दूरी नहीं है, ये परमाणुीय दूरी है। परमाणुीय दूरी में नाभिकीय बल नगण्य हो जाता है, इसका मतलब Fe क्या है बच्चों, वैद्युत बल का मान बहुत ज़्यादा होगा, किससे, Fn से, नाभिकीय बलों से। ठीक है, ध्यान में रखिए, बी ऑप्शन होगा इसका। अगला 8वां सवाल, एक ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जाएं क्रमशः x1 तथा x2 हैं। ओके, ठीक है, तो संलयन अभिक्रिया, ऑल राइट, देखिए 1H2 + 1H2 और ये 2He4 और प्लस Q एनर्जी मान लो। ठीक है, ऐसा ही है। हाँ, तो क्या बोल रहा है, मुक्त ऊर्जा क्यों ज्ञात करो। जब देखिए इसके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी है, x1, कितने न्यूक्लियन है, 2। इसके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी है, x1, न्यूक्लियन कितने हैं, 2। तो ये तो हो गई प्रारंभिक। यहां पर देखो इसमें न्यूक्लियन कितने हैं, 4, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा x2। तो यहां पर हमारे पास में 4x1 है और यहां पर हमारे पास में 4x2 ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा है। ठीक, तो Q एनर्जी क्या होगी, तो हमने बोला इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी को घटा दो। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4x1 - 4x2 बराबर कितना, 4x1 - x2। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये, 8th।
चलिए फिर 9वां देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा किसकी है? Fe की, हमेशा ध्यान में रखना। 10वां सवाल पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से खुद कर सकते हैं। 40% दक्षता वाली एक नाभिकीय भट्टी में 10⁻14 विक्टन प्रति सेकंड हो रहे हैं। विक्टनों की संख्या प्रति सेकंड 10⁻14, आप लिख सकते हैं रेडियो एक्टिविटी R, 10⁻14 बैकरल। 10वां सवाल है ये। और दक्षता कितनी है? तो इतने विक्टन होते हैं, उससे ऊर्जा कितने से मिलती है? इसके सिर्फ 40% से ही ऊर्जा मिलती है। और बोल रहा है कि एक विक्टन से कितनी ऊर्जा मिल रही है? 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो शक्ति कितनी होगी? जूल पर सेकेंड ही तो होती है। तो हमने लिखा टोटल पावर इज इक्वल्स टू 40% ऑफ दिस वन, ठीक है। तो हमने बोला 10⁻40, और 40% मतलब 100 का भाग लगाओगे इनटू व्हाट? एक विक्टन से कितनी थी? 250 मेगा इलेक्ट्रॉन। मेगा 10⁻6, 1.6 गुणा 10⁻−19। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। समझिए बच्चों ये क्या चीज़ थी। ये बोल रहा है कि एक विक्टन से, समझना, एक विक्टन से कितना? 250 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो फिर 10⁻14 से कितनी ऊर्जा होगी? आंसर है 10⁻14 से इतनी ऊर्जा होगी। दक्षता कितनी है? 40%। तो ऊर्जा तो इतनी पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन दक्षता सिर्फ 40%। तो इसका मतलब 40/100 से इसको गुणा करो, तभी जाके तो आपको एनर्जी मिलेगी। हम वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से काम करेंगे। 11वां सवाल देखें, बीटा शय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति। बच्चों बीटा शय कहाँ होता है? नाभिक में, ऐसा ही होता है। और नाभिक में बीटा शय तभी होता है जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये बीटा माइनस बोल रहा है बच्चों। बीटा माइनस कब? जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है। ऐसा ही है क्या? जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तब क्या होता है? बीटा माइनस होता है। देखिए क्या बोल रहा है वो, परमाणु की आंतरिक कक्षाओं से नहीं भाई। नाभिक में विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन, नाभिक में कभी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। नाभिक में न्यूट्रॉन की विघटन से, बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रॉन विघटित होता है तभी तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन है। एक माध्य आयु में सक्रिय नाभिक क्षयित होते हैं। ऑलराइट, अब ये समझिए, ये थोड़ा समझना है। अच्छा सवाल है ये, हालांकि अब कोर्स का पार्ट नहीं रहा, वो दुर्दशा है, लेकिन ये अच्छा सवाल है। देखिए माध्य आयु क्या होती है? तो हम बोलते हैं 2 बराबर 1/λ, और अर्धायु होती है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। मेरे को ये बताओ बच्चों, कौन सा समय ज़्यादा है, ये या फिर ये? अर्धायु ज़्यादा है या फिर अर्धायु ज़्यादा है या फिर माध्य आयु ज़्यादा है? आप गौर करेंगे बच्चों, ये कुछ ऐसा है 0.693 × 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ऐसा ही है क्या? ये क्या होता है? टो होता है क्या? ऐसा ही है। और जब हम टो को सॉल्व करते हैं तो वो कितना आता है? 1.440। ऐसा ही आप गौर करेंगे, माध्य आयु अर्धायु से थोड़ी सी क्या होती है? ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा समय होगा विघटन उतना ही ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर के आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि विघटन ज़्यादा होगा माध्य आयु में, किसकी तुलना में? अर्धायु की तुलना में। क्यों? क्योंकि समय भी तो ज़्यादा है ना। ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा, ये 1.44T होता है, ठीक। तो हमें क्या पता चलता है कि आधे सक्रिय नाभिक नहीं, आधे सक्रिय नाभिक नहीं, आधे से ज़्यादा, क्योंकि अर्धायु में क्या होते हैं? आधे होते हैं। तो यहाँ पे तो समय ज़्यादा लग रहा है, तो आधे से ज़्यादा सक्रिय नाभिक विघटित हो जाएंगे, आधे से अधिक सक्रिय नाभिक क्या हो जाएंगे? क्षयित होते हैं। ये ब ऑप्शन आएगा। द्रव्यमान संख्या में वृद्धि, 13वां सवाल, द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती? देखो द्रव्यमान संख्या अगर चेंज हो रही है तो फिर द्रव्यमान संख्या तो चेंज हो ही रही है, मतलब द्रव्यमान चेंज हो रहा है, मतलब आयतन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें, द्रव्यमान चेंज होगा, आयतन चेंज होगा। बंधन ऊर्जा भी बिल्कुल सीधी सी बात है, निर्भर करती है इसके ऊपर। घनत्व, घनत्व एक ऐसी राशि है जो द्रव्यमान संख्या पे निर्भर नहीं करती है ना, ये हमने सिद्ध भी किया है। चलिए तो घनत्व आएगा इसका आंसर। 14, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? बच्चों गामा किरणें ही विद्युत चुंबकीय तरंग है, ना तो अल्फा विद्युत चुंबकीय है, ना ही बीटा और एक्स किरणें
एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय होती है, लेकिन इसमें एक्स किरणें है क्या? कैथोड किरणें हैं बच्चों। कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, विद्युत चुंबकीय सिर्फ और सिर्फ गामा है, कैथोड नहीं। चलिए, नियॉन 22 नाभिक ऊर्जा अवशोषित करने के बाद 2 अल्फा कण तथा एक अज्ञात नाभिक में शयित हो जाता है। अज्ञात नाभिक ज्ञात करो। देखो नियॉन 22, नियॉन तो 10वें नंबर पे आता है का परमाणु क्रमांक, है ना, और इससे 2 अल्फा निकालो। चलो एक बार के लिए करके देख लेते हैं। नियॉन 22 और 10वें नंबर पे कितने अल्फा? 2 अल्फा। 2 अल्फा तो फिर परमाणु क्रमांक कितना कम? 4 कम, क्योंकि 1 अल्फा से 2 कम होता है परमाणु क्रमांक, और 2 अल्फा से 4 परमाणु क्रमांक कम हो जाएगा, तो 10 से ये आएगा 6 पर। द्रव्यमान संख्या 1 अल्फा से होती है 4 कम, तो 2 से होगी 8 कम। 8 कम करोगे तो 22 में से 8 गए तो कितने हो गए? 14। ठीक, ये परमाणु क्रमांक देखो किसका है? हाइड्रोजन का है, नाइट्रोजन का है, कार्बन का है, ऑक्सीजन का है? कार्बन का। तो हमने बोला कि परमाणु क्रमांक कार्बन का, तो इसका मतलब वो कार्बन के अंदर शहीद हो जाएगा। नियॉन किस में जाएगा? डायरेक्ट कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर? कार्बन आएगा। पता चला? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत अच्छे थे। कुछ एक ऑब्जेक्टिव सवाल जो है वो आपके कोर्स से हट गए हैं, आपको पता भी चल गया होगा। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ जो आपके कोर्स से हट गए हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव सवाल देख लीजिए। 15th नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हट चुका है, 14th का भी हट चुका है, 12th हट चुका है, 11th हट चुका है, 9th हट चुका है, 5th हट चुका है, 4th हट चुका है, 3rd भी हट चुका है, ये हट चुके हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये हट चुके हैं कोर्स से। आरबीएससी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए हट चुके हैं, तो वो अगर इनको देखेंगे भी नहीं तो भी उनका काम बैठ जाएगा। चलिए, आज के लिए बच्चों इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।